जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 26 जुलाई 2026 और 26 जुलाई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के हेवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत के झंडू कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है कांस्य पदक। यह है हेवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग। ये दिव्यांग है क्योंकि इन्हें बचपन से ही दिव्यांगता थी और इन्होंने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक जीता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ग्लासगो। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता है? इनका नाम है झंडू कुमार। और किस में लिखा है जीता है इन्होंने? हेवी वेट में, हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में। पैरा का मतलब होती है दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये अलग से आयोजित की जाती है। ठीक है, अगर कौन सा पदक जीता है ये भी पूछा जा सकता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन ये बनता है कि झंडू कुमार जो है कहाँ के निवासी हैं? तो ये बिहार के निवासी है और बिहार के भी नालंदा जिले के निवासी हैं। और पुरुषों के लाइट वेट वर्ग में अशोक मलिक चौथे स्थान पर रहे हैं। तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, चलिए अब बात आई है कॉमनवेल्थ गेम की। तो कॉमनवेल्थ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने लाते हैं, क्योंकि आप जब वीडियो को रिलेटेड करते हुए पढ़ते हैं तो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ गेम तो जो 2026 का आयोजन किया गया कौन से नंबर का था? तो ये 23वें नंबर का था। ठीक है, और ये कब से कब तक? कॉमनवेल्थ गेम 2026 23वां कब से कब तक आयोजित हो रहा है? तो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 23वां कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर आयोजित हो रहा है? तो ये तो पहले देश का नाम पूछेगा तो स्कॉटलैंड में। अगर देश में भी अगर डिटेल में और पूछे कि स्थान का नाम, तो ग्लासगो में। कहाँ पर? ग्लासगो में। ग्लासगो में 2026 में कुल कितने खेल होंगे? 10, और इसमें 6 पैरा खेल को भी शामिल किए गए हैं जो दिव्यांगजनों के लिए है। इस संस्करण में लगभग 3000 खिलाड़ी शामिल होंगे और 74 देश शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और इस बार ग्लासगो द्वारा दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किया जा रहा है। कौन सी बार? दूसरी बार। पहली बार ग्लासगो यानी कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी ग्लासगो ने कब किया था? तो 2014 में किया था। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किंग चार्ल्स तृतीय ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम का औपचारिक उद्घाटन किया है। यहाँ एक थीम दी गई थी, डॉक्टर हु थीम के साथ ये चर्चा का विषय रहा था। भारत की ओर से इसमें 125 खिलाड़ियों का दल शामिल है और भारतीय दल में 77 पुरुष और 48 महिला खिलाड़ी शामिल है। तो भारत की एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के लिए महिला एकल वर्ग के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? ए दीपिका पल्लिकल, बी ज्योत्सना चिन्नप्पा, सी अनाहत सिंह, डी सौरभ घोषाल। इसका जो सही आंसर है वो है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। और सेमीफाइनल में अनाहत सिंह ने किसको हराया भैया? तो इन्होंने हराया बार्ब शमे को। और बार्ब शमे किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये मिस्र की खिलाड़ी हैं। अब ये है कि फाइनल मुकाबला कहाँ पर होगा? तो फाइनल मुकाबला हो रहा है कनाडा के ओंटारियो में। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप खेला जा रहा है कनाडा में, और फाइनल में अनाहत सिंह का सामना मिस्र की रुकैया सलेम के साथ होगा। और अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र की हबीबा रिच को 3-1 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया है। ज्योत्सना चिन्नप्पा विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी थी, जिनका नाम था ज्योत्सना चिन्नप्पा।
और अब दूसरी कौन सी बनी है, इनका नाम है अनाहत सिंह। तो इन्होंने इतिहास रच दिया है, आशा करते हैं कि पदक लेकर के जरूर आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से। स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मुक्केबाज है जिनका नाम है लवलीना बोरेम ने कम से कम कौन सा पदक सुनिश्चित किया है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक सुनिश्चित नहीं किया। तो याद रखिएगा हमारे देश की मुक्केबाज है, इनका नाम है लवलीना ने एक पदक पक्का कर लिया है, वो है कांस्य पदक। क्यों? और ये किस कैटेगरी की खिलाड़ी हैं? तो ये 75 किलोग्राम वर्ग की मुक्केबाज है। अब सेमीफाइनल में इन्हें सीधे प्रवेश दिया गया है। क्यों? क्योंकि पैरा लिफ्टर झंडू कुमार की बात करें तो पुरुषों के हेवीवेट वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, पहला पदक है। अब मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में पहले दौर पर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अगर हम बात करें लवलीना बोरेगम तो इनका 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलघाट जिले की हैं और इनका एक गांव है बरो मुखिया, इस गांव की रहने वाली है। इन्हें एक कांस्य पदक तो मिलेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 जुलाई, डी 23 मार्च। तो डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर है 26 जुलाई। 27वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय समारोह का आयोजन द्रास के लामोचेन व्यू पॉइंट से हुई। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको पता है? क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हमने हराया था, उसी के याद में ये कारगिल दिवस हम मनाते हैं 26 जुलाई को। अब बात करें 26 जुलाई की, तो 26 जुलाई को भारत की ओर से कौन से राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है भारत में। 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस हमने हाल ही में मनाया 22 जुलाई को। राष्ट्रीय आयकर दिवस अभी हमने मनाया 24 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं 26 जुलाई को। तो ये थे जुलाई माह में भारत के राष्ट्रीय दिवस। अभी क्या है, 1-2 दिन से थोड़ा सा परेशान चल रहा था, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू वीडियो तो बनाया, हो सकता है कि गैप भी हुआ 1 दिन का, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और यह भारत का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें सर्वाधिक करेंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स दिए जाते हैं। अगला, हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच किस रेल परियोजना को मंजूरी दी है? ए विजयवाड़ा चेन्नई तीसरी रेल, बी बल्लारी गुंटूर खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन, सी हुबली बेंगलुरु हाई स्पीड रेल लाइन, डी तिरुपति कड़प्पा नई रेल लाइन। इसका जो सही आंसर है वह बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन है। आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री ने इसकी घोषणा की है और इसके लिए लगभग 1264 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है, और इसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। और इसकी सूचना दिया है हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। अब बात आई है ट्रेन की, तो हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर चली भैया? तो मोदी ने हरियाणा के जिंद से सोनीपत रेलखंड के बीच में, जिंद से सोनीपत तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के जिंद से सोनीपत रेलवे स्टेशन तक देश की पहली 10 कोच स्वदेशी हाइड्रोजन से चलने वाली पहली हरियाणा ट्रेन का उद्घाटन किया। और आपको बता दें हाइड्रोजन भंडारण क्षमता का जो कहना चाहिए केंद्र बना है वो जिंद हरियाणा में बनाया गया है। वहीं पर पश्चिमी DFC 1500 किलोमीटर लंबे मुंबई दादर खुर्जा पश्चिमी डेडिकेट फ्रेंट कॉरिडोर का उद्यतीकरण किया है। बल्लारी गुंतकल परियोजना 1264 करोड़ की तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। नीमपुरा मिदनापुर तीसरी लाइन को भी मंजूरी दी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे रेलवे से संबंधित, इनको याद रखिएगा। सॉरी, चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। अगला क्वेश्चन, चलो
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मादक डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई है? ए, बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, बी, यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट, सी, केरल प्रथम विश्वविद्यालय, डी, बागेश बोलिया विश्वविद्यालय। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी से। और ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है बुखारेस्ट? तो ये रोमानिया की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर अन्य की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को 15 मार्च 2026 को महाराष्ट्र राज्य में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के 39वें दीक्षांत समारोह में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई है। वहीं पर डॉक्टर शशि थरूर को जनवरी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक्सेवियर यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी गई है। तो ये उपाधि याद रखिएगा और किसे दी गई है और कौन से संस्थान ने दिया है, ये जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, गहरे समुद्र की मछलियों के प्रखेलन के लिए डीप डाटा मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र द्वारा, बी, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, सी, ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, डी, भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो गहरे समुद्र की मछलियों के प्रखेलन के लिए डीप डाटा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने। ठीक है, और यहाँ पर CMFRI है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मेरीन फिशर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के अंतर्गत कार्य करता है। और इसका जो केंद्र है, मुख्यालय है कोच्चि केरल में स्थित है। ठीक है, और ये गूगल पे में भी उपलब्ध रहेगा, जिसका नाम ये जो ऐप है, ठीक है, डीप डाटा ऐप है, इसका नाम है डीप डाटा ऐप। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये तो हो ही गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बल्लारी कुंटुल रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, ग्रीनफील्ड रेलवे लाइन का निर्माण, बी, बल्लारी कुंडकल खंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण, सी, मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण, डी, केवल यात्री ट्रेनों के लिए समर्पित कॉरिडोर। इसका जो सही आंसर है वह बल्लारी से गुंडकल खंड पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जुलाई 2026 को बल्लारी और गुंडकल रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना की लागत लगभग 1264 करोड़ है और इस परियोजना में कर्नाटक के बल्लारी और आंध्र प्रदेश के गुंडकल को जोड़ दी है। तो एक महत्वपूर्ण है और 46 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क इसमें बिछाया जाएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने लिख नहीं पाया। क्वेश्चन ये था कि वाराणसी में किस नदी में, नदी के किस घाट में बोट रूपांतरण पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी की गंगा नदी में नमो घाट का उद्घाटन किया जा रहा है। नमो घाट में इलेक्ट्रिक बोट रूपांतरण पायलट परियोजना इसमें शुरू की जा रही है। परियोजना का उद्घाटन इसमें क्या होगा, इसका उद्घाटन किए हैं मेयर अशोक कुमार तिवारी, जो कि वाराणसी के मेयर हैं। प्रत्येक नौका में 20 किलोवाट घंटे का लिथियम बैटरी लगाया गया। बैटरी से चलने वाली नौका यहाँ पर संचालित होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत करने की मंजूरी दी है? ए 50,000, बी 1 लाख, सी 2 लाख, डी 5 लाख। तो इसका जो सही आंसर है वह 2 लाख। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नयन को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मंजूरी दी है। यह पहल मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है और आंगनबाड़ी केंद्रीकृत बाल विकास सेवा द्वारा ग्राम स्तरीय है। ये आंगनबाड़ी में बहुत सारे आंगनबाड़ी को उन्नत किया जाएगा और ये हिस्सा है मिशन पोषण 2.0 का। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान राज्य जल योजना 2047 का शुभारंभ कब किया गया? ए 15 अगस्त 2025, बी 24 जुलाई 2026, सी 26 जनवरी 2026, डी 1 जुलाई 2027। इसका जो सही आंसर है वह 24 जुलाई 2026 को
शुरू किया गया है। राजस्थान राज्य जल योजना को 24 जुलाई 2026 को शुरू कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य है दीर्घकालीन जल सुरक्षा और जल संसाधनों का समग्र प्रबंधन। योजना में भूजल संरक्षण और पुनर्भरण पर विशेष बल दिया गया है और इसके लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना शुरू की गई है। राम जल सेतु परियोजना से 17 जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा और इस परियोजना से लगभग 4.84 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित भी होगी। और 23 जून को आपको बता रहे 23 जून 2026 को यमुना जल समझौता भी हुआ है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यमुना जल के तहत 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से शेखावटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जाएगा। शेखावती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सीकर, झुंझुनू और चूरू क्षेत्र आते हैं। तो तीनों जिलों में एक लंबी पाइपलाइन बिछाकर यमुना का पानी यहाँ लाया जाएगा। सिंचाई योजना की अगर बात करें तो सुल्तानपुर उदहन सिंचाई योजना कहाँ पर संचालित है अभी हाल ही में? तो यह है मध्य प्रदेश में। कब से शुरू हुई? 13 जनवरी 2026 को मंजूरी मिल चुकी है और नर्मदा नदी से लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत रायसेन जिले के 20 गांवों को इससे लाभ होगा। नाम है इसका सुल्तानपुर उदहन सिंचाई योजना। हाल ही में बरला उदहन सूक्ष्म सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के वर्ला तहसील में स्थित होगी और यहाँ से क्या होगा तो नर्मदा का जल अंजन तहसील के मोहनपुरा से प्रभावित होता है और वहाँ पर पानी को वरना तहसील के 33 जनजातीय गांव सिंचित हो जाएंगे, जिसका नाम है बरला उद्यान सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, जो कि बड़वानी जिले में बनेंगी और कहाँ तहसील में? बरला तहसील में। कहाँ पर? बरला तहसील में। इससे क्या होगा तो नर्मदा नदी का पानी लिया जाएगा और नर्मदा नदी का पानी कहाँ से लेंगे हम? अजगढ़ तहसील के मोहनपुरा गांव से लेंगे और आसपास के 33 जनजातीय गांवों को सिंचित किया जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि यमुना जल समझौता पाइपलाइन परियोजना किस किस राज्यों के बीच में है ये? तो हरियाणा और राजस्थान के बीच में जून में हुआ था। इससे क्या होगा तो यमुना जल समझौते के तहत हथिनी कुंड बैराज कहाँ पर बना हुआ है? यमुना नदी पर एक बांध बना हुआ है जहाँ पर पाइपलाइन की मदद से शेखावटी, राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू और चूरू तक पानी पहुंचाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका जो सही आंसर है ये संजय कुमार जैन और B राहुल हिमालयन, C अश्विनी वैष्णव और D है विनय कुमार त्रिपाठी। तो IRCTC के अध्यक्ष और CMD बने हैं राहुल हिमालयन। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो संजय कुमार जैन का इस्तीफा लिया है। राहुल हिमालयन वर्तमान में IRCTC के निदेशक पर्यटन एवं विपणन के हैं और वे फरवरी 2024 से पर्यटन विपणन के पद पर कार्यरत हैं। राहुल हिमालयन ने 1999 के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी रहे हैं। यहाँ IRCTC का पूर्ण नाम कभी पूछा जा सकता है तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? A नेहा शर्मा, B आकांक्षा चौधरी, C पूजा सिंह, D साक्षी गुप्ता। तो मिसेज इंडिया 2026 का जो खिताब जीता है आकांक्षा चौधरी। अब आपको बताते हैं कि आकांक्षा चौधरी ने यह खिताब कब जीता? तो 18 जुलाई 2026 को जीत लिया है और ये कहाँ की रहने वाली है? तो राजस्थान की अजमेर की रहने वाली है। वह 7 महीने के बेटे अरसिव की भी माँ है। आकांक्षा चौधरी एक कॉरपोरेट कंपनी में एंगेजमेंट मैनेजर के रूप में कार्य करती हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। नाम याद रखिएगा आकांक्षा चौधरी जी का। ये है आकांक्षा चौधरी, ठीक। इसके पहले फेमिया मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है गोवा की साध्वी सतीश सैल ने और मिस यूनिवर्स 2025 का वैश्विक खिताब जीता है मेक्सिको की फातिमा बोस ने, मिस यूनिवर्स का खिताब। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? A
बुर्किना फासो, बी पाकिस्तान, सी नाइजीरिया, डी नाइजर। इसका सही आंसर है ऑफकोर्स पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान पहले स्थान पर है भैया, ताली बजा दो। यहाँ पर 2013 के बाद सबसे अधिक मृत्यु दर उच्च स्तर पर है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है नाइजर, दूसरे स्थान पर है बुर्किना फासो और चौथे स्थान पर है नाइजीरिया। अगर हम भारत की बात करें तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है। कुछ अच्छी स्थिति भी नहीं है, भारत को अभी और सुधरने के लिए पीसफुल देश बनने की ज़रूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात आई है इंडेक्स की, तो भारत की विभिन्न इंडेक्स में क्या पोजीशन है एक नज़र में देख लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है। वहीं पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 118वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 130वें स्थान पर है। वैश्विक आतंक सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। और QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 भारत के 25वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक अर्थात IMD वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स में भारत 41वें स्थान पर है। और वहीं पर इंटरनेशनल IP इंडेक्स जो कि बौद्धिक संपदा से संबंधित है, भारत इसमें 42वें स्थान पर है। ये सभी पॉइंट जरूर याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर 13वां स्थान है इसका भारत का, और यहाँ पर हमने 14 लिखे हैं तो इसको 13 कर दीजिएगा, ठीक है, 13 कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे कम ओवरों में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ए शुभमन गिल, बी यशस्वी जायसवाल, सी वैभव सूर्यवंशी, डी ऋतुराज गायकवाड़। तो इसका सही आंसर है वैभव सूर्यवंशी। अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप में T20 में अर्धशतक सबसे कम उम्र में लगाने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे कम उम्र के। इन्होंने 15 वर्ष 118 दिन में उपलब्धि हासिल की है। और इन्होंने जो मैच खेल रहे थे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे थे, ठीक है। और T20 में इन्होंने अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी को कौन नहीं जानता। और इनका मुकाबला हारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे से खेला गया है। वैभव ने मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इसकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो उस समय 263.16 स्ट्राइक रेट थी। हाँ, इन्होंने इससे पहले लुइस ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कि जिब्राल्टर के हैं। और इनका जो विश्व रिकॉर्ड है वो अब तोड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। बात अन्य रिकॉर्ड की करते हैं क्रिकेट से संबंधित, जैसे युवराज समरा ने T20 विश्व कप इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। वहीं पर साहिबजादा फरहान T20 विश्व कप 2026 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। संजू सैमसन ने T20 विश्व कप 2026 में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सबसे प्रभावशाली पारियों में स्थान हासिल किया। IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने ही एक सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। और IPL सीजन 2026 में 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाज में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया है। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इस चैनल के माध्यम से सर्वाधिक करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट लाते रहते हैं। यदि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 26 जुलाई 2026 और 26 जुलाई 2026 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर 2026 लिखा हुआ है, इसको 2026 कर दीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न है 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों के हेवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत के झंडू कुमार ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह है कांस्य पदक।
ये है हेवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग। ये दिव्यांग है क्योंकि इन्हें बचपन से ही दिव्यांगता थी और इन्होंने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला पदक जीता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा ग्लासगो। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता है। इनका नाम है झंडू कुमार और किस में लिखा है जीता है इन्होंने, हेवी वेट में, हेवी वेट पैरा पावर लिफ्टिंग में। पैरा का मतलब होती है दिव्यांग व्यक्ति होते हैं, विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए ये अलग से आयोजित की जाती है। ठीक है, अगर हाँ कौन सा पदक जीता है ये भी पूछा जा सकता है, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन ये बनता है कि झंडू कुमार जो है कहाँ के निवासी हैं, तो ये बिहार के निवासी है और बिहार के भी नालंदा जिले के निवासी हैं। और पुरुषों के लाइट वेट वर्ग में अशोक मलिक चौथे स्थान पर रहे हैं, तो इनका नाम जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, चलिए अब बात आई है कॉमनवेल्थ गेम की। तो कॉमनवेल्थ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने लाते हैं, क्योंकि आप जब वीडियो को रिलेटेड करते हुए पढ़ते हैं तो वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो कॉमनवेल्थ गेम तो जो 2026 का आयोजन किया गया कौन से नंबर का था, तो ये 23वें नंबर का था। ठीक है, और ये कब से कब तक, कॉमनवेल्थ गेम 2026 23वां कब से कब तक आयोजित हो रहा है, तो 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक आयोजित होगा। क्वेश्चन ये भी बनता है कि 23वां कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो ये तो पहले देश का नाम पूछेगा तो स्कॉटलैंड में, अगर देश में भी अगर डिटेल में और पूछे कि स्थान का नाम तो ग्लासगो में। कहाँ पर, ग्लासगो में। ग्लासगो में 2026 में कुल कितने खेल होंगे, 10, और इसमें 6 पैरा खेल को भी शामिल किए गए हैं जो दिव्यांगजनों के लिए है। इस संस्करण में लगभग 3000 खिलाड़ी शामिल होंगे और 74 देश शामिल हो रहे हैं। ठीक है, और इस बार ग्लासगो द्वारा दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किया जा रहा है। कौन सी बार, दूसरी बार। पहली बार ग्लासगो यानी कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी ग्लासगो ने कब किया था, तो 2014 में किया था। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये किंग चार्ल्स तृतीय ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम का औपचारिक उद्घाटन किया है। यहाँ एक थीम दी गई थी, डॉक्टर हु थीम के साथ ये चर्चा का विषय रहा था। भारत की ओर से इसमें 125 खिलाड़ियों का दल शामिल है और भारतीय दल में 77 पुरुष और 48 महिला खिलाड़ी शामिल है। तो भारत की एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के लिए महिला एकल वर्ग के फाइनल में पहुंचकर इतिहास रचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी कौन बनी। ए दीपिका पल्लिकल, बी ज्योत्सना चिन्नप्पा, सी अनाहत सिंह, डी सौरभ घोषाल। इसका जो सही आंसर है वो है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला एकल में फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है। और सेमीफाइनल में अनाहत सिंह ने किसको हराया भैया, तो इन्होंने हराया बार्ब शमे को। और बार्ब शमे किस देश की खिलाड़ी हैं, तो ये मिस्र की खिलाड़ी है। अब ये है कि फाइनल मुकाबला कहाँ पर होगा, तो फाइनल मुकाबला हो रहा है कनाडा के ओंटारियो में। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप खेला जा रहा है कनाडा में और फाइनल में अनाहत सिंह का सामना मिस्र की रुकैया सलेम के साथ होगा। और अनाहत सिंह ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र की हबीबा रिच को 3-1 से हराकर अंतिम 4 में प्रवेश कर लिया है। ज्योत्सना चिन्नप्पा विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी थी, जिनका नाम था ज्योत्सना चिन्नप्पा। और अब दूसरी कौन सी बनी है, इनका नाम है अनाहत सिंह। तो इन्होंने इतिहास रच दिया है, आशा करते हैं कि पदक लेकर के जरूर आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से। स्कॉटलैंड में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मुक्केबाज है जिनका नाम है लवलीना बोरेम ने कम से कम कौन सा पदक सुनिश्चित किया है। ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी कोई पदक सुनिश्चित नहीं किया। तो याद रखिएगा हमारे देश की मुक्केबाज है, इनका नाम है लवलीना ने
एक पदक पक्का कर लिया है, वो है कांस्य पदक। क्यों? और ये किस कैटेगरी की खिलाड़ी हैं? तो ये 75 किलोग्राम वर्ग की मुक्केबाज है। अब सेमीफाइनल में इन्हें सीधे प्रवेश दिया गया है। क्यों? क्योंकि पैरा लिफ्टर झंडू कुमार की बात करें तो पुरुषों के हेवीवेट वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, पहला पदक है। अब मुक्केबाज जादूमणि सिंह ने पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग में पहले दौर पर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। अगर हम बात करें लवलीना बोरेगम तो इनका 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलघाट जिले की हैं और इनका एक गांव है बरो मुखिया, इस गांव की रहने वाली है। इन्हें एक कांस्य पदक तो मिलेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 जुलाई, डी 23 मार्च। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है 26 जुलाई। 27वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय समारोह का आयोजन द्रास के लामोचेन व्यू पॉइंट से हुई। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है आपको पता है? क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हमने हराया था, उसी के याद में ये कारगिल दिवस हम मनाते हैं 26 जुलाई को। अब बात करें 26 जुलाई की, तो 26 जुलाई को भारत की ओर से कौन से राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, चलिए देख लेते हैं। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है भारत में। 1 जुलाई को ही चार्टर्ड अकाउंट दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस हमने हाल ही में मनाया 22 जुलाई को। राष्ट्रीय आयकर दिवस अभी हमने मनाया 24 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं 26 जुलाई को। तो ये थे जुलाई माह में भारत के राष्ट्रीय दिवस। अभी क्या है, 1-2 दिन से थोड़ा सा परेशान चल रहा था, तो इसलिए मैंने कंटिन्यू वीडियो तो बनाया। हो सकता है कि गैप भी हुआ 1 दिन का, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। और यह भारत का एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें सर्वाधिक करेंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स दिए जाते हैं। अगला, हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच किस रेल परियोजना को मंजूरी दी है? ए विजयवाड़ा चेन्नई तीसरी रेल, बी बल्लारी गुंटूर खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन, सी हुबली बेंगलुरु हाई स्पीड रेल लाइन, डी तिरुपति कड़प्पा नई रेल लाइन। इसका जो सही आंसर है वह बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन है। आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री ने इसकी घोषणा की है और इसके लिए लगभग 1264 करोड़ रुपए लगेंगे। ठीक है, और इसका उद्देश्य है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। और इसकी सूचना दिया है हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। अब बात आई है ट्रेन की, तो हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन कहां पर चली भैया? तो मोदी ने हरियाणा के जिंद से सोनीपत रेलखंड के बीच में, जिंद से सोनीपत तक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के जिंद से सोनीपत रेलवे स्टेशन तक देश की पहली 10 कोच स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली हरियाणा ट्रेन का उद्घाटन किया। और आपको बता दें, हाइड्रोजन भंडारण क्षमता का जो कहना चाहिए केंद्र बना है वो जिंद हरियाणा में बनाया गया है। वहीं पर पश्चिमी DFC 1500 किलोमीटर लंबे मुंबई दादर खुर्जा पश्चिमी डेडिकेट फ्रेंट कॉरिडोर का उद्यतीकरण किया है। बल्लारी गुंतकल परियोजना 1264 करोड़ की तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। नीमपुरा मिदनापुर तीसरी लाइन को भी मंजूरी दी गई है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे रेलवे से संबंधित, इनको याद रखिएगा। सॉरी, चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मादक डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई है? ए बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज, बी यूनिवर्सिटी ऑफ बुखारेस्ट, सी केरल प्रथम विश्वविद्यालय, डी बागेश बोलिया विश्वविद्यालय। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट की उपाधि मिली है बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी से। और ये कहाँ की यूनिवर्सिटी है बुखारेस्ट? तो ये रोमानिया की यूनिवर्सिटी है।
ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर अन्य की बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को 15 मार्च 2026 को महाराष्ट्र राज्य में महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ के 39वें दीक्षांत समारोह में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई है। वहीं पर डॉक्टर शशि थरूर को जनवरी में कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक्सेवियर यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी गई है। तो ये उपाधि याद रखिएगा और किसे दी गई है और कौन सी संस्थान ने दिया है, ये जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन, गहरे समुद्र की मछलियों के प्रखेलन के लिए डीप डाटा मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? ए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र द्वारा, बी, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, सी, ICAR केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, डी, भारतीय वन्यजीव संस्थान। तो गहरे समुद्र की मछलियों के प्रखेलन के लिए डीप डाटा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने, ठीक है। और यहाँ पर CMFRI है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल मेरीन फिशर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के अंतर्गत कार्य करता है और इसका जो केंद्र है, मुख्यालय है कोच्चि, केरल में स्थित है, ठीक है। और ये गूगल पे में भी उपलब्ध रहेगा, जिसका नाम, ये जो ऐप है, ठीक है, डीप डाटा ऐप है, इसका नाम है डीप डाटा ऐप, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये तो हो ही गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत बल्लारी कुंटल रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, ग्रीनफील्ड रेलवे लाइन का निर्माण, बी, बल्लारी कुंडकल खंड पर तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण, सी, मेट्रो रेल कॉरिडोर का निर्माण, डी, केवल यात्री ट्रेनों के लिए समर्पित कॉरिडोर। इसका जो सही आंसर है वह बल्लारी से गुंडकल खंड पर तीसरी और चौथी रेलवे लाइन का निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जुलाई 2026 को बल्लारी और गुंडकल रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना की लागत लगभग 1264 करोड़ है और इस परियोजना में कर्नाटक के बल्लारी और आंध्र प्रदेश के गुंडकल को जोड़ती है, तो एक महत्वपूर्ण है। और 46 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क इसमें बिछाया जाएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैंने लिख नहीं पाया। क्वेश्चन ये था कि वाराणसी में किस नदी में, नदी के किस घाट में बोट रूपांतरण पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही आंसर है वाराणसी की गंगा नदी में नमो घाट का उद्घाटन किया जा रहा है। नमो घाट में इलेक्ट्रिक बोट रूपांतरण पायलट परियोजना इसमें शुरू की जा रही है। परियोजना का उद्घाटन इसमें क्या होगा, इसका उद्घाटन किए हैं मेयर अशोक कुमार तिवारी, जो कि वाराणसी के मेयर हैं। प्रत्येक नौका में 20 किलोवाट घंटे का लिथियम बैटरी लगाया गया, बैटरी से चलने वाली नौका यहाँ पर संचालित होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नत करने की मंजूरी दी है? ए, 50,000, बी, 1 लाख, सी, 2 लाख, डी, 5 लाख। तो इसका जो सही आंसर है वह 2 लाख। सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों में उन्नयन को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मंजूरी दी है। यह पहल मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है और आंगनबाड़ी केंद्रीकृत बाल विकास सेवा द्वारा ग्राम स्तरीय है। ये आंगनबाड़ी में बहुत सारे आंगनबाड़ी को उन्नत किया जाएगा और ये हिस्सा है मिशन पोषण 2.0 का। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राजस्थान राज्य जल योजना 2047 का शुभारंभ कब किया गया? ए, 15 अगस्त 2025, बी, 24 जुलाई 2026, सी, 26 जनवरी 2026, डी, 1 जुलाई 2027। इसका जो सही आंसर है वह 24 जुलाई 2026 को शुरू किया गया है। राजस्थान राज्य जल योजना को 24 जुलाई 2026 को शुरू कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य है दीर्घकालीन जल सुरक्षा और जल संसाधनों का समग्र प्रबंधन। योजना में भूजल संरक्षण और पुनर्भरण पर विशेष बल दिया गया है और इसके लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना शुरू की गई है। राम जल सेतु परियोजना से 17 जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा और इस परियोजना से लगभग 4.8
4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित भी होगी। और 23 जून को आपको बता रहे 23 जून 2026 को यमुना जल समझौता भी हुआ है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। यमुना जल के तहत 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से शेखावटी क्षेत्र तक पानी पहुंचाया जाएगा। शेखावती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सीकर, झुंझुनू और चूरू क्षेत्र आते हैं। तो ये तीनों जिलों में एक लंबी पाइपलाइन बिछाकर यमुना का पानी यहाँ लाया जाएगा। सिंचाई योजना की अगर बात करें तो सुल्तानपुर उदहन सिंचाई योजना कहाँ पर संचालित है अभी हाल ही में, तो ये है मध्य प्रदेश में। कब से शुरू हुई, 13 जनवरी 2026 को मंजूरी मिल चुकी है और नर्मदा नदी से लिफ्ट सिंचाई परियोजना के तहत रायसेन जिले के 20 गांवों को इससे लाभ होगा। नाम है इसका सुल्तानपुर उदहन सिंचाई योजना। हाल ही में बरला उदहन सूक्ष्म सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के वर्ला तहसील में स्थित होगी और यहाँ से क्या होगा, तो नर्मदा का जल अंजन तहसील के मोहनपुरा से प्रभावित होता है और वहाँ पर पानी को वरना तहसील के 33 जनजातीय गांव सिंचित हो जाएंगे, जिसका नाम है बरला उद्यान सूक्ष्म सिंचाई परियोजना, जो कि बड़वानी जिले में बनेगी और कहाँ तहसील में, बरला तहसील में। कहाँ पर, बरला तहसील में। इससे क्या होगा, तो नर्मदा नदी का पानी लिया जाएगा और नर्मदा नदी का पानी कहाँ से लेंगे हम, अजगढ़ तहसील के मोहनपुरा गांव से लेंगे और आसपास के 33 जनजातीय गांवों को सिंचित किया जाएगा। एक क्वेश्चन आता है कि यमुना जल समझौता पाइपलाइन परियोजना किस किस राज्यों के बीच में है ये, तो हरियाणा और राजस्थान के बीच में जून में हुआ था। इससे क्या होगा, तो यमुना जल समझौते के तहत हथिनी कुंड बैराज कहाँ पर बना हुआ है, यमुना नदी पर एक बांध बना हुआ है, जहाँ पर पाइपलाइन की मदद से शेखावटी, राजस्थान का शेखावटी क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू और चूरू तक पानी पहुंचाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड IRCTC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है, तो इसका जो सही आंसर है ये संजय कुमार जैन और B राहुल हिमालयन, C अश्विनी वैष्णव और D है विनय कुमार त्रिपाठी। तो IRCTC के अध्यक्ष और CMD बने हैं राहुल हिमालयन। इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो संजय कुमार जैन का इस्तीफा लिया है। राहुल हिमालयन वर्तमान में IRCTC के निदेशक पर्यटन एवं विपणन के हैं और वे फरवरी 2024 से पर्यटन विपणन के पद पर कार्यरत हैं। राहुल हिमालयन ने 1999 के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी रहे हैं। यहाँ IRCTC का पूर्ण नाम कभी पूछा जा सकता है, तो इसका पूर्ण रूप है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये नाम भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है, ए नेहा शर्मा, बी आकांक्षा चौधरी, सी पूजा सिंह, डी साक्षी गुप्ता। तो मिसेज इंडिया 2026 का जो खिताब जीता है आकांक्षा चौधरी। अब आपको बताते हैं कि आकांक्षा चौधरी ने यह खिताब कब जीता, तो 18 जुलाई 2026 को जीत लिया है और ये कहाँ की रहने वाली है, तो राजस्थान की अजमेर की रहने वाली है। वह 7 महीने के बेटे अरसिव की भी माँ है। आकांक्षा चौधरी एक कॉरपोरेट कंपनी में एंगेजमेंट मैनेजर के रूप में कार्य करती हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। नाम याद रखिएगा आकांक्षा चौधरी जी का, ये है आकांक्षा चौधरी। ठीक, इसके पहले फेमिया मिस वर्ल्ड 2026 का खिताब जीता है गोवा की साध्वी सतीश सैल ने और मिस यूनिवर्स 2025 का वैश्विक खिताब जीता है मेक्सिको की फातिमा बोस ने, मिस यूनिवर्स का खिताब। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है, ए बुर्किना फासो, बी पाकिस्तान, सी नाइजीरिया, डी नाइजर। इसका सही आंसर है ऑफकोर्स पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान पहले स्थान पर है। ताली बजा दो। यहाँ पर 2013 के बाद सबसे अधिक मृत्यु दर उच्च स्तर पर है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में तीसरे स्थान पर है नाइजर
दूसरे स्थान पर है बुर्किना फासो और चौथे स्थान पर है नाइजीरिया। अगर हम भारत की बात करें तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है। कुछ अच्छी स्थिति भी नहीं है, भारत को अभी और सुधरने के लिए पीसफुल देश बनने की ज़रूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। बात आई है इंडेक्स की, तो भारत की विभिन्न इंडेक्स में क्या पोजीशन है एक नज़र में देख लेते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है। वहीं पर विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 118वें स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक HDI 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 130वें स्थान पर है। वैश्विक आतंक सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। और QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 भारत के 25वें स्थान पर है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक अर्थात IMD वर्ल्ड कंपटीशन इंडेक्स में भारत 41वें स्थान पर है। और वहीं पर इंटरनेशनल IP इंडेक्स जो कि बौद्धिक संपदा से संबंधित है, भारत इसमें 42वें स्थान पर है। ये सभी पॉइंट जरूर याद रखिएगा। हाँ, यहाँ पर 13वां स्थान है इसका भारत का, और यहाँ पर हमने 14 लिखे हैं तो इसको 13 कर दीजिएगा। ठीक है, 13 कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे कम ओवरों में अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ए शुभमन गिल, बी यशस्वी जायसवाल, सी वैभव सूर्यवंशी, डी ऋतुराज गायकवाड़। तो इसका सही आंसर है वैभव सूर्यवंशी। अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप में T20 में अर्धशतक सबसे कम उम्र में लगाने वाले दुनिया के सबसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं, सबसे कम उम्र के। इन्होंने 15 वर्ष 118 दिन में उपलब्धि हासिल की है। और इन्होंने जो मैच खेल रहे थे वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे थे। ठीक है, और T20 में इन्होंने अर्धशतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। वैभव सूर्यवंशी को कौन नहीं जानता। और इनका मुकाबला हारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे से खेला गया है। वैभव ने मात्र 19 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया है। इसकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो उस समय 263.16 स्ट्राइक रेट थी। हाँ, इन्होंने इससे पहले लुइस ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कि जिब्राल्टर के हैं। और इनका जो विश्व रिकॉर्ड है वो अब तोड़ दिया है वैभव सूर्यवंशी ने। बात अन्य रिकॉर्ड की करते हैं क्रिकेट से संबंधित, जैसे युवराज समरा ने T20 विश्व कप इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं। वहीं पर साहिबजादा फरहान T20 विश्व कप 2026 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। संजू सैमसन ने T20 विश्व कप 2026 में लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सबसे प्रभावशाली पारियों में स्थान हासिल किया। IPL 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने ही एक सीजन में सबसे अधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। और IPL सीजन 2026 में 500 प्लस रन बनाने वाले बल्लेबाज में वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ऊंचा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया है। तो आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इस चैनल के माध्यम से सर्वाधिक करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट लाते रहते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।